हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और सवाल को समझने का कोशिश करिए। सबसे पहला सवाल देखिए, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए शेषफल प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। चूँकि x माइनस 1 इजिकल टू 0, इसलिए x इजिकल टू 1। अब ये जो x का मान 1 आया है इस समीकरण में बैठाएंगे और इस समीकरण में बैठाने के बाद जो मान आएगा वही उसका शेष होगा। ठीक है, तो चूँकि मेरा जो समीकरण दिया है f(x) इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू x के जगह पे आप 1 बैठाएंगे तो 1 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाइए। 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1 हुआ, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 3। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 4 गुना 1 4 ही होता है, प्लस 4 माइनस 3। अब देखिए कितना हुआ, 4 4 8 1 9, 9 को माइनस 3, 9 में माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो अब हम ढूंढेंगे ऑप्शन कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, 6 है, तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर समझ गए। ये शेषफल का प्रमेय के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं और x का वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो मान आता है यही शेष होता है। इसको अगर विभाजित करेंगे x माइनस 1 से तब भी इसका मान कितना आएगा, 6 ही आएगा शेष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होगा। इसका मतलब हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर में देखिए x का मान कैसे आप निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इतना का शून्य निकालना है। ठीक है, अब 8 को आप तोड़ दीजिए, 8 को अगर हम तोड़ें 4 माइनस 2 गुणनखंड करें, मध्यपात विश्लेषण इसको कहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बोलिए 4x माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0, और x कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और x प्लस 4 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, x प्लस 4 इजकल टू 0 जब हुआ, ठीक है, तो x बराबर आया -4 और x माइनस 2 बराबर 0 आया, तो x बराबर आया 2। इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या क्या है, एक -4 है, एक 2 है, यानी x इजकल टू आया -4 और 2। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि -4 और 2 कहाँ पर है। तो देखिए इसमें -4 और 2 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है -4 और 2 मिल रहा है। देखिए -4 और 2, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए 3 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y इजकल टू 0 का संभावित हल क्या होगा। ऑप्शन दिया है x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर -3, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर 2। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर हम a नंबर का चेक करते हैं ऑप्शन, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो LHS में 2x प्लस 3y का मान कितना होता है वो निकालेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू 2 प्लस 3 बराबर 5। तो ये ऑप्शन
कहीं ना कहीं भूल है। अब बी नंबर ऑप्शन चेक करके देखते हैं कि x बराबर दिया -3 और y बराबर दिया 2, ठीक है। तो चूँकि 2x + 3y LHS में है, इसका मान कितना आएगा, तो 2 × -3 + 3 × 2। अब इसको जब हल करते हैं तो -6 +6 कट के कितना आ जाता है, 0। तो अब 0 जब आ गया तो हमारा यहाँ देखिए कि 2x + 3y बराबर 0 यहाँ बोला है, तो 0 हमारा किस ऑप्शन में आ गया, तो बी नंबर ऑप्शन में 0 आ गया। तो फिर और आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये आपका आंसर है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, 1296 इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे साधारण इसका क्या है, आप इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर आप फैक्टराइजेशन इसका करते हैं, 2 से लगाइए तो कितना आ जाता है, 2 × 6 = 12, 2 × 8, 2 × 8 = 16। फिर लगा दीजिए 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। फिर 2 से लगा दीजिए, लग जाएगा 2 × 2 = 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। फिर लगाइए 2 से, लग ही जाएगा 8, 1। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाइए, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। फिर आप लगाइए 3 से, 9 × 3 = 27। फिर लगाइए 3 से, फिर लगा दीजिए 3 से। तो अब देखिए यहाँ आपको 2 कितना, 2 का मल्टीप्लाई कितना आया, 1 2 3 4 आया, तो 2⁴ और ये 3 भी कितना आया, 4। तो अब आपको ऑप्शन ये ढूंढना है कि इसमें जो मान आया है 1296 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2⁴ आता है और 3⁴। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है आपका ऑप्शन, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 3 0 0 -1 1 वाला बहुपद क्या होगा, ठीक है। यानी किसको हल करने के बाद x का मान 0 भी आएगा, x का मान -1 भी आएगा और x का मान 1 भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो ध्यान दीजिए कि अगर 0 0 है तो इसका मतलब क्या है, x - 0, इसका जो गुणनखंड है वो x - 0 आएगा। दूसरा क्या आएगा, अगर -1 है तो x - -1, ठीक है। और तीसरा क्या आएगा, x - 1, ठीक है। ये 3 गुणनखंड आपको मिला। तो ये 3 गुणनखंड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इनमें से कौन सा आता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। x - 0 मतलब x, इसको अगर हम लोग करते हैं तो x + 1 आता है और x - 1 आता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² - 1, क्योंकि a + b a - b का सूत्र बैठ जाएगा। अब आएगा x³ - x। तो अब आपको ये ढूंढना है कि x³ - x कहाँ पे है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है x³ - x, और इसीलिए तब आंसर क्या हुआ, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आ गया है। अगर 2 गुणनखंड वाला होता तो 2 ही लेते और 2 को फिर हल करके निकाल लेते, ठीक है। 3 रहेगा 3। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण x² - 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए हमें जो प्रदत्त समीकरण है उसको पहले लेते हैं। प्रदत्त समीकरण क्या है, x² - 4x + 1 = 0, ठीक है। a बराबर बोलिए क्या होगा, 1, b बराबर क्या होगा, -4, और c बराबर क्या है, 1, ठीक है। हम कैसे जांच करते हैं, b² - 4ac का सूत्र से जांच करते हैं। तो आप बताइए b² - 4ac अगर निकालेंगे तो 4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, सबका मान बैठा दीजिएगा। अब आएगा कितना, 16 - 4, 4 × 1 × वही आएगा, बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए 12 जो होता है वो क्या है, b² - 4ac का मान यहाँ पे 12 आया है। इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। और जब भी b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है
तो ये जो समीकरण होता है, ये जो समीकरण का मूल होता है वो क्या होता है, वो वास्तविक होता है और असमान होता है। वास्तविक तथा असमान, मतलब इसका जो मूल मिलेगा वो बराबर नहीं मिलेगा और समान मिलेगा। तो अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा वास्तविक और असमान, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बी नंबर ऑप्शन, और यही क्या है, सही ऑप्शन है। क्लियर। तो 6 नंबर का सवाल देख लिए। अब देखिए 7 नंबर का सवाल में देखिए 1/x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे और देखेंगे x का मान कितना निकलता है। ठीक है, तो इसको हल किया जाए। 1/x माइनस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या आएगा, यही आ जाएगा। x में डिवाइड करेंगे तो x 1 आएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x कट जाएगा तो x माइनस 3 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 और इसको करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x से, उसको 0 कर बना देगा, x बराबर 4। तो अब आपको ऑप्शन चूज करना है इसमें कि ए नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन मिला, सी नंबर, और यही क्या है, ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब है कि 7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका मान आता है सी नंबर ऑप्शन, यानी 4 आता है, x का मान 4 आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इजकल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/x प्लस 1 माइनस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्रदत्त समीकरण है वो लेते हैं। क्या है प्रदत्त समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। a बराबर 3 है, b बराबर 5 है और c बराबर 2 है। क्लियर। अब a b c जब मान निकाल लेते हैं तो हमें चाहिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको मालूम है क्या होता है, माइनस b/a। अब इसका मान जब निकालेंगे तो -5/3 आएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका जब मान आप निकालेंगे तो c का मान 2 है और a का मान 3 है। ठीक है, लेकिन क्या आप ये जो मान दिया हुआ है इसका मान आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा। तो चलिए एक बीटा माइनस अल्फ़ा का निकाल लेते हैं। बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अब माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अगर हम सूत्र यूज करते हैं तो इससे हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा निकल जाएगा। ये हमको निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, -5/3। इसका करेंगे होल स्क्वायर, अब -4 इंटू 2/3 कर लेंगे। और बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 अब -8/3। और बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 आता है, यहाँ पे 25 आता है, माइनस 24 आता है। यानी बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का मान निकल के आ गया 1/9। अब आपको निकालना है बीटा माइनस अल्फ़ा इजकल टू तो √1/9 या बीटा माइनस अल्फ़ा इजकल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है, अब जो है आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए
1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अब देखिए ये सारा मान आपको मिला हुआ है, ये देखिए ये मान आपका बीटा माइनस अल्फ़ा का मिला हुआ है, यहाँ पे रख दीजिए 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको यहाँ मिला हुआ है 2/3, रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस भी रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 3 कट गया है, बराबर आया प्लस माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन को ढूंढेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पे मेरा मान निकल रहा है। तो देखिए ऑप्शन में ए नंबर में आपका मान निकल जा रहा है प्लस माइनस 1/2, तो इसलिए ये ए नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर दे रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप 8 नंबर का सवाल देख लिए हैं। अब चले आइए सवाल नंबर 9 में देखिए क्या कहा है कि समीकरण ax प्लस बी बराबर 0, ए और बी अचर है और a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0 का लेखा चित्र होगा। x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से गुजर रहा है कि मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है। देखिए इसमें आपको कुछ नियम सिखाते हैं, वो नियम आप अच्छी तरह से समझ जाइए। अगर x बराबर 0 होता है, मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें कि x बराबर 0 हो, तो ये y अक्ष का समीकरण होता है। यानी ये समीकरण, इसको अगर लेखा चित्र में खींचेंगे तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, इसको y अक्ष का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अगर y इक्वल टू 0 होगा तो ये x अक्ष का समीकरण होता है, यानी x अक्ष पर x अक्ष का समीकरण होगा, मतलब x अक्ष से के ऊपर ही गुजरेगा। लेकिन अगर x के साथ कोई भी चर राशि जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई भी ध्रुवक जुड़ा हुआ हो, चाहे वो a हो, b हो, c हो, जो भी हो, ठीक है, तो इस तरह का अगर x के साथ ध्रुवक कोई जुड़ा हुआ होगा तो ये जो समीकरण होता है वो y अक्ष के समानांतर होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, और अगर y के साथ कोई ध्रुवक अगर जुड़ा हो, a हो या b हो, कुछ भी ध्रुवक जुड़ा हो, तो वो x अक्ष के समानांतर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है, यहाँ a और b दोनों क्या है, ध्रुवक है। यानी हमारा जो सवाल है, ठीक है, उसमें क्या दिया है, ax प्लस b बराबर 0। तो यदि हम ax बराबर निकालना चाहेंगे तो आएगा b माइनस b, और अगर x बराबर निकालना चाहेंगे तो माइनस b बाई a। तो ये दोनों ही ध्रुवक है, यानी x बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ध्रुवक आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर ध्रुवक, जब भी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर ध्रुवक आ रहा है, तो x बराबर ध्रुवक जब आएगा तो इसका क्या मान होगा, ये y अक्ष के समानांतर होगा। इसलिए ये जो समीकरण है, यानी x बराबर ध्रुवक अगर आ गया है, कोई स्थिरांक मान आ गया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। तो इस तरह का सवाल और भी आ सकता है। बाय द वे यहाँ पे x के जगह पे y होगा तो आपका आंसर होगा x अक्ष के समांतर, क्योंकि तब y बराबर ध्रुवक हो गया। ठीक है, तो y बराबर अगर ध्रुवक होगा तो वो x अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, बी नंबर आंसर आ गया, y अक्ष के समानांतर। क्लियर हो गया? अब आइए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या लिखा है कि दो बिंदुओं x और -7 और दूसरा क्या है 3 और -3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान निकालें। तो आपको दूरी का सूत्र मालूम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 बराबर x है, y1 बराबर -7 है, x2 बराबर 3 है और y2 बराबर -3 है। ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूरी बराबर 5 इकाई। ठीक है, और दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू कितना 5। अब बताइए x1 के जगह पे क्या बैठा दीजिएगा आप, x माइनस और x2 के जगह पे आप 3 बैठाएंगे का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 के जगह पे कितना बैठाएंगे -7, अब माइनस y2 के जगह पे कितना बैठाएंगे -3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 और x -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे आएगा -7 माइनस माइनस +3 बराबर 5। ये अंडर रूट भी है, इसमें अंडर रूट भी है सूत्र में, ठीक है, इसका भी अंडर रूट होगा सूत्र के हिसाब से, इसका भी अंडर रूट होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 अब +3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इधर चूँकि रूट हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर भी आ जाता है, क्लियर है। x² माइनस 6x अब प्लस 9 अब प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए x² माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 25, क्लियर। x² माइनस 6x प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 25 काट देंगे, x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए x बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर भी बराबर भी 0, इसलिए x बराबर 6। तो अब यहाँ देखिए x का मान क्या क्या आया, इसलिए x बराबर 0 भी आया और 6 भी आया। तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कि x का मान 0 और 6 कहाँ पे आता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है 0 और 6, चलिए आपका ऑप्शन यहीं पे मिल गया। अब इधर देखने का ज़रूरत नहीं है, 2 3 नहीं है, -6 0 नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 0 और 6, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप 10 नंबर का सवाल को देख लिए हैं कि इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। 0 और 6 ये दोनों में से किसी का भी मान बैठा सकते हैं, x के जगह पे हो सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, r के किस मान के लिए समीकरण rx माइनस 3y माइनस 1 इजकल टू 0 तथा 4 माइनस r x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 के समाधान नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि समाधान नहीं होंगे, मतलब ये दोनों जो समीकरण है, इस समीकरण में r का कौन सा मान बैठा दिया जाए कि इस समीकरण को समाधान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया है, प्रदत्त समीकरण पहले लिखेंगे, प्रदत्त समीकरण। अब प्रदत्त समीकरण में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है rx माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया है 4 माइनस r x, फिर दिया है माइनस y प्लस 1 इजकल टू 0। आप समीकरण देख रहे हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि a1 बराबर क्या है r, b1 बराबर क्या है -3 और c1 बराबर क्या है -1, ठीक है। a2 बराबर क्या है 4 माइनस r, b2 बराबर क्या है -1। यहाँ देखिए y का जो गुणांक है वो b2 है, x का जो गुणांक है वो a2 है, ठीक है। और c2 बराबर क्या है +1, ठीक है। अच्छा, समीकरण समाधान नहीं होने का शर्त क्या है, समीकरण समाधान नहीं होने का शर्त, नहीं होने का शर्त से
क्या होता है समीकरण समाधान नहीं होने का शर्त होता है A1 डिवाइडेड बाय A2 इजकल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। अगर A1 बाय A2 बराबर हो जाए B1 बाय B2 से तो इस समीकरण का कभी भी समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, A1 के जगह पे R बैठा देंगे, A2 के जगह पे 4 माइनस R बैठा देंगे, बराबर B1 के जगह पे -3 बैठा देंगे और B2 के जगह पे -1 बैठा देंगे। दोनों माइनस है, प्लस कर लेंगे यहाँ पे। अब आएगा R डिवाइडेड बाय 4 माइनस R इजकल टू 3/1, क्रॉस गुना कर देते हैं। R इजकल टू 12 माइनस 3R। अब 3R को उठा के इधर ले आइए तो R प्लस 3R इजिकल टू 12। ठीक है, अब होगा यहाँ 4R इजकल टू 12, इसलिए R बराबर 12 डिवाइडेड बाय 4, काट लेंगे इसको, आएगा 3। ठीक है, इसलिए R बराबर 3। अब हम लोग आंसर ढूंढेंगे, तो देखिए आंसर आपका आएगा A नंबर, क्योंकि यहाँ पे R का मान अगर 3 बैठा देते हैं तो ये समीकरण समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि x और y दोनों ही कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए R का मान कितना आया, 3, और ये A नंबर ऑप्शन में आया है, इसलिए A नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि किसी खंभे के धरातल पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नत कोण निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए, और वो डायग्राम क्या होगा, वो डायग्राम इस तरीके का होगा। एक खंभा है, मान लिया जाए कि AB खंभा है। ठीक है, इसका छाया BC बन रहा है। अगर सूर्य इधर है, मान लिया यहाँ पे सूर्य का पोजीशन है, तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल का ही मान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्नत कोण सूर्य का कितना बनेगा। तो ये मान लिया जाए थीटा है, हमको मालूम नहीं है, C पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि सूर्य का उन्नत कोण निकालो जबकि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। तो अगर मान लिया जाए ऊंचाई x है, ठीक है, तो 3√3 गुनी है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा x√3। मतलब इसका जो छाया है, ये B और C इसका छाया है। AB बराबर खंभा बराबर x। ठीक है, इकाई लिख देंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इकाई लिखते हैं। ठीक, BC बराबर खंभा का छाया, खंभा का छाया कितना होगा, तो x√3, क्योंकि बोला है कि √3 गुनी है इकाई। ठीक है, एंगल ACB बराबर थीटा बराबर वाट, हमको थीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो बेस होता है, यानी इसको आधार कहते हैं। BC यहाँ पे आधार हो गया। ठीक है, तो अगर हम लंब और आधार के बीच में रिलेशन देखेंगे तो वो tan थीटा में होता है। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। ठीक है, थीटा का मान हमें मालूम नहीं है, तो tan थीटा बराबर AB के जगह पे आपको x रखना है और BC के जगह पे आपको x√3 रखना है। ठीक है, अब बताइए tan थीटा बराबर x कट जाएगा, 1/√3 आएगा। अब बताइए 1/√3 tan थीटा में कितना डिग्री में आता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री आता है।
अब टेन टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान निकल के कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो ये आप 30 डिग्री इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं 30 डिग्री आया है क्या, देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, बी, और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ जाते हैं। अब 13 में देखिए क्या है। 13 में एक क्वेश्चन है, सांख्यिकी से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है 2 3 5 6 2 4 2 8 9 4 5 4 7 4 4 का एक बहुलक कितना होगा। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए, बहुलक कहने का मतलब होता है कि जो आंकड़ा दिया गया है उन आंकड़ों में सर्वाधिक आवृत्ति जिसका होता है उसी को हम कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पे इसको अगर सजा दिया जाए तो सबसे पहले 2 देखिए कितना है, 2 ठो, 1 2 3, सजा दीजिए इसको ऊर्ध्व क्रम में। पहले लिखिए इसको ऊर्ध्व क्रम। ऊर्ध्व क्रम में अगर हम सजाते हैं तो 2 2 2, उसके बाद 3 कितना है, 1, और 3 है क्या, नहीं है। 4 कितना है, काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 ठो है 4, 1 2 3 4, उसके बाद 5, 1 और 2, 5 2 ठो है, 6 देखिए एक ही ठो है। ठीक है, 7 एक ही ठो है, 8 एक ही ठो है, 9 एक ही ठो है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि सर्वाधिक आवृत्ति वाला अंक कौन सा है, कौन सा है, ये देखिए 4 4 4 4 4 कितना है, 4, बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे अधिक आवृत्ति वाला 4 है, इसलिए बहुलक भी क्या होगा, बहुलक बराबर 4। अब देखिए इसमें 4 कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन, देखिए आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 4.5 सेंटीमीटर व्यास व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन को गलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास के 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जाएंगे। देखिए ये लंब वृत्ताकार बेलन है और एक सिक्का है। सिक्का और बेलन दोनों एक ही चीज़ होता है कि नहीं होता है। देखिए ये आपका बेलन है, ठीक है, और अगर सिक्का के ऊपर सिक्का रखते हैं तो वो भी क्या होता है, एक बेलन ही बनता है। तो ये सिक्का का जो मोटाई दिया जा रहा है यहाँ पे, वही मोटाई इसका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, मान लिया जाए ये सिक्का है, तो सिक्का का जो अर्ध व्यास है और इसका जो मोटाई है वही मोटाई इसका क्या होगा, इसका हाइट होगा। क्लियर, और इसका हाइट ये होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्ध व्यास कितना है और इसका अर्ध व्यास कितना है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है, इसी को गलाकर ये बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बेलन के लिए देखें तो h बराबर इसका कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका अर्धव्यास कितना है, तो इसका अर्धव्यास दिया है 4.5 सेंटीमीटर, व्यास दिया है ये वाला। ठीक है, और इसमें देखिए इसका हाइट दिया है कितना, तो इसका हाइट दिया 0.2 सेंटीमीटर, यानी इसका मोटाई मतलब इसका हाइट। ठीक है, और इसका अर्धव्यास कितना दिया है, इसका भी व्यास कितना दिया है, तो इसका व्यास दिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि इस गोलक, एक मिनट, ये लंब वृत्ताकार बेलन जो है इसको गला करके कितना छोटे छोटे गोली बनाए जा मतलब सिक्का बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेलन का अर्धव्यास, पहले देखिए व्यास इसका कितना है, पहले ले लीजिए, व्यास बराबर 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास इसका निकाल लीजिए। अर्धव्यास बराबर इसका होगा कितना, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका ऊंचाई कितना है, बेलन का ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से बोलिए सिक्का का व्यास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए बोलिए इसका अर्धव्यास कितना, आधा होता है अर्धव्यास इसका होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिक्का का ऊंचाई कितना होगा, तो इसका ऊंचाई 0.2, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सिक्कों की संख्या का सूत्र क्या होता है। अगर इसको गला करके सिक्का बनाया जाएगा तो सिक्कों की संख्या बराबर बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय एक सिक्का का आयतन। क्लियर। अब बेलन का आयतन क्या है, तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए बेलन का जो आर है वो कितना है, 4.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 10 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय पाई, अब इसका है 1.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 0. कितना लंबाई है इसका 0.2। देखिए इसका है मोटाई 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.2। पाई काट लेंगे, कट जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए इसको हम 45/20 कर देते हैं इंटू 45/20 चूँकि होल स्क्वायर है, और इंटू 10, और इसको उलट देते हैं यानी ये हो जाएगा 20/15 इंटू 20/15 इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और 0.2 नीचे चल जाएगा, तो यानी 10/2 लिख देने से काम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं करे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको आराम से काटा जाए। चलिए इसको काटना चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको काट लीजिए 2 बार में, ठीक है, और ये 20 है, ये 20 ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटिए 10, और क्या काट सकते हैं 15 गुना 3, फिर यहाँ से काट लीजिए 15 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ आप काट सकते हैं, इसको 5 से काट सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि नीचे सारा कट गया कि नहीं कट गया। नीचे जब सब कट गया है तो ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करके आया 3 गुना 3 9, 90 को 5 से गुना करिए, आएगा कितना 450। तो 450 सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि हमारा ऑप्शन क्या 450 सपोर्ट कर रहा है क्या। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन 450, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया सी नंबर। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब देखिए ध्यान से देखिए इस सवाल को। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से P ये क्या है, PB और PS 2 स्पर्शक खींचे गए हैं। PR 8 सेंटीमीटर है और कोण RPS बराबर 60 डिग्री है। तो RS की लंबाई कितनी होगी, ये R है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। बिना फिगर ड्रॉ किए कभी भी आप इसको मतलब संभावित रूप से आंसर नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको फिगर हम बनाएं। सबसे पहले फिगर क्या है कि ओ केंद्र वाला वृत्त बताया जाता है। तो चलिए ओ केंद्र वाला वृत्त ले लिए हैं। ठीक है, अब कहता है ओ केंद्र से बाहर एक बिंदु P ले लीजिए।
चलिए एक बिंदु P ले लिए, ठीक। P लेने के बाद PR और PS दो स्पर्शक खींचा गया है, तो एक स्पर्शक पहले खींचेंगे। स्पर्शक मतलब एक बिंदु से टच करते हुए वो आगे बढ़ेगा, और दूसरा भी स्पर्शक खींच लेंगे, ठीक है। नाम क्या है? PR, दूसरा क्या है? PS, ठीक। अब PR और PS में कह रहा है कि PR की लंबाई दिया है, PR कितना है? 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई दे दिया है, ठीक है। और RPS यानी ये वाला कोण दे दिया है कितना? 60 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? RS की लंबाई। तो RS कैसे निकलेगा? तो इसको R को S से मिला दिया जाए तो RS की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। अब ये RS कितना होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से जो स्पर्शक खींचे जाते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तो PR अगर 8 सेंटीमीटर है तो PS भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के अगर भुजा बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार क्या देखेंगे? त्रिभुज PSR में क्या मिला? कोण RPS इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और क्या मिला? PR बराबर PS, यानी दो भुजा बराबर मिला, ठीक है। और दो भुजा जब बराबर मिलता है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए PR के सामने वाला कोण आपका मिला PSR, तो PSR बराबर हुआ कौन? PSR बराबर हुआ PRS, यानी ये दोनों कोण आपको बराबर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों कोण बराबर है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हम लोग पहले ही जानते हैं, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं ट्रायंगल PSR में एंगल RPS प्लस एंगल PRS प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब RPS देखिए यहाँ पे मान RPS का दिया हुआ है कितना है? 60 डिग्री। अब प्लस PRS और PSR दोनों बराबर है तो कोई एक रख लेंगे। चलिए 2 कोण PRS ऐसा लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 कोण PRS इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री में माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब कोण PRS इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब हम अगर एंगल PRS निकालते हैं जो कि किसके बराबर हो जाएगा? तो 120 डिवाइडेड बाय 2 काट देंगे 60 डिग्री। तो देखिए एंगल PRS बराबर 60 डिग्री हुआ। अब जब PRS 60 डिग्री हुआ तो यहाँ पे जो कह रहा है कि PRS बराबर PSR, तो लिखेंगे चूँकि कोण PRS बराबर कोण PSR है कि नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। अब आप त्रिभुज में देखिए कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो कोण के विचार से अगर कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है तो उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एंगल P बराबर एंगल R बराबर एंगल S जब हो गया तो इसलिए PR बराबर है ना PS बराबर RS, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। और ये कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज PRS एक समबाहु त्रिभुज है। क्या आपका ऑप्शन मिल गया है? आप देखें ऑप्शन मिला है क्या?
समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है तो बोलिए 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए आर एस भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए आर एस बराबर 8 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका कितना नंबर में आ गया, बी नंबर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया आर एस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वाई अक्ष के साथ सरल रेखा पी एक्स और क्यू वाई बराबर आर, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का कटान बिंदु इसमें से कौन है। पहला दिया है आर बाई पी 0, दूसरा दिया है आर क्यू 0, ठीक है, आर बाई क्यू 0, और तीसरा दिया 0 0, और चौथा दिया 0 और आर बाई क्यू। तो देखिए यहाँ पे सबसे बोला है वाई अक्ष के साथ सरल रेखा, ठीक है, वाई अक्ष के साथ सरल रेखा, ये जो समीकरण है, ये समीकरण का जो सरल रेखा है वो वाई अक्ष को क्या करता है, वाई अक्ष के ऊपर इसको काटता है। ठीक है, तो वाई अक्ष के ऊपर जब काटेगा तो इसका मतलब ये वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण है तो x बराबर 0 होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले x बराबर 0 होगा, क्योंकि ये y अक्ष का समीकरण है। लिखेंगे चूंकि y अक्ष के साथ सरल रेखा px प्लस क्यू आर बराबर क्यू वाई बराबर r है, अतः x इजकल टू 0। तो x इजकल टू 0 जब जैसे ही यहाँ पे आ गया तो समझिए इसमें ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि x बराबर 0 कहाँ है। तो देखिए आप एक D ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं तो C ऑप्शन में मिल रहा है। तो अब ये D ऑप्शन सही होगा या C ऑप्शन सही होगा, तो x का मान आप इसमें रख देंगे और रखने के बाद मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन D है अथवा C है। ये दोनों तो पहले ही छट गया, क्योंकि x बराबर 0 वो दोनों में नहीं है। ठीक है, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, चूंकि y अक्ष का समीकरण है इसलिए x बराबर 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, और x के जगह पे आपको अगर 0 रखना होगा तो p इंटू 0 प्लस क्यू वाई इजकल टू आर, और क्यू वाई इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, या y इजकल टू क्या निकल के आया, r बाय क्यू। तो अब बताइए इसका जो स्थानांक होगा, कटान बिंदु का जो स्थानांक होगा वो 0 होगा, पहला x का और दूसरा r बाय क्यू का। क्या ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये ऑप्शन आपको D नंबर में मिल रहा है, और इसलिए तब इसका आंसर D होगा और यही आंसर होगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शक रेखाएं होती हैं, कैसा होगा आप फिगर बना के देख सकते हैं कि किस तरह का हो सकता है। एक वृत्त है, इसका व्यास है, मान लिया जाए A और B व्यास है इसका। ठीक है, A के ऊपर एक स्पर्शक खींचिए और B के ऊपर भी एक स्पर्शक खींचिए, तो दोनों अंतिम बिंदु पर स्पर्शक खींच दिए हैं। अब ये बताया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों स्पर्शक रेखाओं में कोई संबंध है, क्या ये क्या एक दूसरे के लंबवत है? बिल्कुल नहीं है। लंबवत कहने का मतलब एक ऐसा आए और एक ऐसा आए तभी तो लंबवत होगा, तो लंबवत नहीं है, छांट देंगे। समानांतर है, बिल्कुल समानांतर है, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो कहा जाता है कि किसी भी दो सरल रेखा को अगर कोई तीसरी सरल रेखा काटे तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और अगर 180 डिग्री होता है तो ये दोनों समानांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, लंब खींचे हैं, माने स्पर्शक खींचे हैं। स्पर्शक खींचने का मतलब है कि स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो स्पर्शक के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों सरल रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
अर्थात हम लिख देंगे सरल रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, खींची गई स्पर्शक रेखाएं समानांतर होगी। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 में से 35 गायब कर दिया जाए तो मध्यक में कितना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मध्यक निकालने का सूत्र क्या है। यदि सम संख्या हो, सम संख्या कहने का मतलब इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सम संख्या है। तो सम संख्या है तो मध्यक का सूत्र क्या होगा, मध्यक बराबर, चूंकि यहाँ पे सम संख्या है इसलिए सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2 बे प्लस n/2 + 1 बे और इसका औसत, यानी ये इसका सूत्र होता है। लेकिन अगर विषम संख्या हो तो सूत्र क्या होता है, विषम संख्या होने पर मध्यक का सूत्र होता है n+1 / 2 बस इतना ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 35 है यानी गायब जब नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये पहली स्थिति होगा, पहली स्थिति। तो पहली स्थिति में क्या होगा, जब हमारा 35 है, ठीक है, तो संख्या को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए n बराबर कितना हुआ, 8। ठीक है, इसलिए मध्यक बराबर क्या होगा, तो जब भी कहा सम संख्या है तो मध्यक बराबर 8/2 बे प्लस 8/2 + 1 बे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए 8/2 मतलब 4, यानी इसका जो चौथा मान है वो, और प्लस 4 + 1 यानी 5 बे 2। अब इसको अगर हम मान बैठाते हैं तो चौथा 1 2 3 4 36, अब प्लस 5 में कितना आता है 37, इसको डिवाइडेड बाय 2 करिए। अब इसका मान कितना आएगा, 7 6 13 का 3, बाकी 1 3 3 6 1 7, यानी 73/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 6 12.5, 36.5 आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम 35 को गायब कर दें यहाँ से, तो अब जो हमें मिलेगा वो 30 के बाद 34, उसके बाद 36 मिल जाएगा, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो यानी दूसरी स्थिति मतलब जब 35 को गायब कर दें तो n बराबर कितना आया, 7। ठीक है, अब 7 क्या है, विषम संख्या है, तो इसलिए मध्यक क्या होगा, विषम संख्या मध्यक क्या है, n+1/2 बे। तो बताइए 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 8/2 बराबर 4 बे। और 4 बे क्या होता है, यहाँ देखिए 4 बे मतलब 1 2 35 तो लेंगे नहीं, 3 4 37, तो इसका आया मध्यक 37। तो अब बताइए कि दूसरी स्थिति में क्या हुआ, मध्यक का मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पहले है 36.5, अब आ गया 37। तो ये यही कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे मध्यक में वृद्धि कैसे पता चलेगा, माइनस करिए 37 - 36.5, अब ये घट करके आएगा 0.5। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि 0.5 कहाँ पे है, A B C D में क्या है, 0.5 है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ठोस लंबवृत्तीय बेलन, ठोस लंबवृत्तीय शंकु, ठोस गोले की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को,
सबसे पहले तो देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है, मान लिया जाए ये आपका बेलन है, ठीक है। अब इसका क्या है कि अर्धव्यास अगर r है तो इसका ऊंचाई h है, ठीक है। अब h बराबर क्या होगा आगे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ठोस लंबवृत्तीय शंकु भी है जिसका हाइट सेम है, कितना हाइट है, उतना ही हाइट है जितना कि बेलन का है। इसका भी अर्धव्यास r है और ऊंचाई h है, ठीक है। और एक गोलक है जिसका कि अर्धव्यास r है और इसका भी ऊंचाई r है, ठीक है। अब ये तीनों को गौर से देखिए कि हाइट तीनों का क्या है, यहाँ पे बराबर बताया है, ठीक है। हाइट जब बराबर बताया है तो इसका हाइट r है तो इसका भी हाइट r के बराबर होगा और इसका भी हाइट r के बराबर होगा। इसका मतलब h के जगह पे हम r का प्रयोग कर लेंगे। अब क्या है कि इसके आयतन का अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ देखिए बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन अनुपात आपको निकालना है गोलक का आयतन, ठीक है। तब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर आई इंटू एच। इसका क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्यूब होगा। तो अब देखिए मान अगर बैठाएंगे तो r स्क्वायर h का मान आपको r लगाना है तो यहाँ पे r लिख देंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ भी r लिख देंगे और यहाँ 4/3 पाई और यहाँ पे r क्यूब। अब आपको ये देखना है कि पाई r स्क्वायर r बराबर r क्यूब, यहाँ पे 1/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे देखिए r क्यूब पाई पाई पाई, इस तरह से हम काट लेंगे। अब यहाँ पे 1 आया, कटने के बाद यहाँ पे क्या आया 1/3 आया और यहाँ पे क्या आया 4/3 आया, ठीक है। सबके नीचे 3 है ना, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं 3/3 कर सकते हैं, ठीक है। 3/3 का मतलब भी 1 है। अब सबके नीचे अगर 3 है तो 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये रेशियो कितना आ गया, बताइए। 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा। तो क्या आपका 3:1:4 कहीं पे है आपका ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन को यहाँ ध्यान से देखिए। 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है क्या, नहीं है। 3 नंबर में देखिए क्या है 3:1:4, तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक लंब वृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई है, ठीक है, और त्रिज्या r इकाई हो तो समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा निकालिए, ठीक है। एक शंकु है, वृत्ताकार शंकु, ठीक है। अब इसका ये l जो है बराबर यहाँ पे दिया 2l और r इसका r ही है, ठीक है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए पहले आधार का क्षेत्रफल लीजिए, पाई r स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, अब प्लस पाई r l, ये सूत्र है। लेकिन यहाँ पे पाई r स्क्वायर अब प्लस पाई r और l के जगह पे यहाँ पे आपको 2l रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई r कॉमन ले सकते हैं। पाई r अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा r अब प्लस यहाँ पे कितना होगा 2l, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये ऑप्शन क्या आपको कहीं मिल रहा है क्या, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट, क्योंकि इकाई में। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, पाई r l प्लस r, 3 पाई r l, 2 पाई r l और पाई r r/4 प्लस l स्क्वायर मीटर। तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में भूल हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में भूल है तो
आपको 10 का बुक में एक सवाल हम देखे हैं जिसमें कि इसको तो 2L ठीक लिया है, लेकिन अर्धव्यास को R/2 ले लिया है। तो एक ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, अगर ये नहीं मिला तो हम उस हिसाब से बुक के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कि अर्धव्यास R/2 है। तो अगर अर्धव्यास R/2 होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अगर अर्धव्यास R/2 है, ठीक है, और L जो है 2L के बराबर अगर है, ठीक है, तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल? अब देखिए नए सिरे से अगर देखेंगे तो पाई R/2 का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस पाई RL, ठीक है, और यहाँ पे एक ही बार कर देते हैं 2L बराबर कितना हो जाएगा? पाई R² डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई R और 2L। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन में क्या क्या आ जाएगा हमारा? पाई R तो कॉमन दोनों जगह है, पाई R कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। जब पाई R कॉमन ले सकते हैं तो पाई R अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आएगा R/4 अब प्लस 2L, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? R/4 प्लस 2L। हाँ, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे R/2 लिखेंगे क्योंकि R तो यहाँ भी बैठेगा, तो यहाँ भी R/2। अब 2 अगर काट देते हैं तो यहाँ पे आपको केवल पाई L ही बचा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है? डी नंबर में देखिए ऑप्शन मिल रहा है पाई R/4 प्लस L, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संभावना है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का हो कि इसका अर्धव्यास R/2 हो, तब आपका एक डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, मतलब अर्धव्यास R ही आता है, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आप हिसाब को अच्छी तरह से पढ़ करके देख करके ही सॉल्व करिए, खास करके जो सवाल रहे उसी का आंसर ही आप ढूंढिए, ठीक है। ये तो हम बता दिए हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा हो तब इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, बुक के हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऐसा दे दिया गया है तो आपको इसी हिसाब से जाना है, अपने ही हिसाब से ही बनाना है और उसका आंसर यही ढूंढने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, 21 नंबर का सवाल। अब 21 में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + y = 4 तथा 3x - 2y = -1 हो तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग समीकरण में हल करते हैं उसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए 2x + y = 4 और दूसरा दिया 3x - 2y = -1। इसको समीकरण 1 करेंगे, इसको समीकरण 2 करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग बनाते हैं। अगर विलोपन विधि के द्वारा बनाएं तो क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समीकरण 1 को कितना से? 2 से, तथा 2 को 1 से, 1 से गुना कर क्या करें? गुना कर जोड़ने पर जोड़ा जाए इसको। तो 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 से गुना करने के लिए कहा गया था, यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब प्लस 2y = 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 से गुना करेंगे तो 3x - 2y = -1। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, केवल पहला में गुना करना है। ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 और 3 जोड़ दीजिए 7x बराबर, इधर 8 में 1 घटा दीजिए 7, इसलिए x बराबर 7 डिवाइडेड बाय 7 कट के आएगा 1, इसलिए x बराबर 1 आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे? मान समीकरण जो ज़्यादा सुविधाजनक हो उसमें रख दीजिए। 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर क्या मिलेगा? 2x + y = 4 और 2 × 1 + y = 4 या y = 4 - 2, क्योंकि 2 इधर चलाएगा
इसलिए y बराबर 2, अतः x बराबर 1 आया और y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब इसमें देखेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 2 कहाँ पर है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में आपको मिल गया x बराबर 1, y बराबर 2। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 4, 3 और 5, -4 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा जिस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई सरल रेखा किसी मतलब ग्राफ के अंदर किसी दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा, ठीक है, एक्स अक्ष के द्वारा कट रहा है। तो जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो बिंदु लिया है, एक लिया है 4, 3, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो मान लिया 4 और 3 यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लिया ए पॉइंट है आपका। ठीक है, और दूसरा जो है वो एक एक्स धनात्मक है और वाई ऋणात्मक है। तो ये कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये मान लिया जाए 4 और -5 और -4 है। अब इस दोनों को मिलाने के बाद एक बिंदु यहाँ पे कटता, तो एक्स अक्ष के द्वारा, यहाँ देखिए एक्स अक्ष के द्वारा जो कट रहा है, ये जो पॉइंट कट रहा है, तो मान लिया यहाँ पर पी बिंदु पर ये कट रहा है। तो अब कह रहा है कि ये पी बिंदु पर जो कटा है उसका मतलब स्थानांक क्या होगा। इसका स्थानांक अगर हम निकाल पाएँ, ठीक है, तो स्थानांक के हिसाब से इसको हम किस अनुपात में विभाजित करता है वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये मान लिया जाए ये एक m और n दो अनुपात में विभक्त कर दिया है। ठीक है, माना कि सरल रेखा x अक्ष के द्वारा m अनुपात n के द्वारा विभक्त होता है। ठीक है, इसलिए और वो कहाँ पे विभक्त होता है, P बिंदु पर। ठीक है, P बिंदु पर अगर विभक्त हो, P बिंदु पर काटती हो, तो P का स्थानांक क्या होगा। P का स्थानांक, तो देखिए P का स्थानांक का सूत्र होता है x mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये x का है, और y का है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पॉइंट पड़ रहा है, ये पॉइंट में x का कुछ न कुछ मान है, लेकिन y का मान यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो P पॉइंट का क्या है कि जो ये y का मान है ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y 0 होना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट है इस पॉइंट में x का मान तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेकिन y इसका क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये इसी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अगर y 0 हो गया, मतलब x अक्ष पर अगर आता है तो उसका y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए m और n पर काटता है, तो हमको m अनुपात n निकालना है, तो m इंटू अब y2। अब इसमें देखिए y2 खोजिए, तो इन दोनों में बताइए y2 कौन सा है। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है ना, ये y x2 है और ये y2 है। तो y2 आपका -4 आएगा, तो यहाँ पे लिख दें -4। आप प्लस n इंटू y1 खोजिए, y1 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर 0। ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, -4m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, क्योंकि m प्लस n को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और
3n बराबर 4m, ठीक है। या आपको m/n लाना है ना, क्योंकि हमको इसका अनुपात पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा, 3/4, इस 4 को इधर ले आइए, इसलिए m/n बराबर 3:4। तो आपको ढूंढना ये है कि इसका रेशियो कहाँ है। तो देखिए बी नंबर में रेशियो आपको मिल रहा है 3:4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3:4। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 23 नंबर का सवाल देखिए। अगर आपको दो मूल दे दिया गया हो तो द्विघात समीकरण को आप कैसे रच सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को रचने का जो सूत्र है वो क्या है, यहाँ पे दोनों मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1/3, ठीक है, बीटा। अब जो द्विघात समीकरण का मूल सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र जो है, किस तरह से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और अब x² रहने दीजिए, अब अल्फ़ा के जगह पे बैठा दीजिए 3, अब प्लस बीटा के जगह पे बैठा दीजिए -1/3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस, अच्छा इसको अगर हम भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं तो 9 - 1 हो जाता है डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पे देखिए 3 3 कट जाएगा तो माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस एक ही बार हम लिख देते हैं -1 बराबर 0। अब आपको क्या मिल रहा है, x² माइनस 8/3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिला आपको, 3x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, 3x² माइनस 8x माइनस 3 इजकल टू 0, 3x प्लस 8x प्लस 3 इजकल टू 0, 2x² प्लस माइनस 7x प्लस 2 इजकल टू 0। तो कौन सा समीकरण आपको मिल रहा है, देखिए ए नंबर ऑप्शन, 3x² माइनस 8x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ देखिए 3x² माइनस 8x माइनस 3 इजकल टू 0, और ये आपका ए नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, और इसलिए तब ये क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, चलते हैं आगे 24 की तरफ। r इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोलक से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े ठोस शंकु का आयतन कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, r इकाई त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलक है, अर्धगोलक समझते हैं आप, ये अर्धगोलक है ना, अर्धगोलक। अच्छा, इससे आपको शंकु काटना है, ठीक है, इस तरह का शंकु आप काट सकते हैं। तो शंकु जब काट रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इसका r जो है, इसका r इसका हाइट भी हो जाएगा, यानी h बराबर r हो जाएगा, और इसका r तो r ही रहेगा, ठीक है। तो आप इस शंकु का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, चित्रानुसार। यहाँ पे देखिए r इकाई है और आयतन निकालने के लिए बोल रहा है शंकु का, तो चित्रानुसार शंकु का आयतन क्या है, सूत्र 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r²। अब देखिए यहाँ पे h के जगह पे r लिख सकते हैं, तो 1/3 पाई r³, यानी इसको लिख सकते हैं पाई r³ डिवाइडेड बाय 3। क्या पाई r³ डिवाइडेड बाय 3 आपका ऑप्शन कहीं है क्या, देख लीजिए, है क्या, है देखिए डी नंबर, पाई r³ डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे देखिए पाई r³ डिवाइडेड बाय 3। अब आपका ऑप्शन आ गया डी, और यही आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आपका सवाल मिलेगा। आप देखिए एक सवाल, एक नदी के एक किनारे स्थित एक ताड़ के पेड़ है, अच्छा, पेड़ के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक खंभा गड़ा हुआ है,
ठीक है। नदी के किनारे किनारे उस खंभे के सीध में 7√3 मीटर चलने पर उस बिंदु से पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो नदी का चौड़ाई निकालो। अब देखिए, ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए, ठीक है। मान लिया जाए आपका नदी ये है, ठीक है, नदी का चौड़ाई आपका ये है, ठीक है, और इसी नदी के चौड़ाई में आपका यहाँ पर एक खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है। किनारे स्थित एक ताड़ का पेड़ है, खंभा नहीं है, ताड़ का पेड़ है। मान लिया ए पर ताड़ का पेड़ है, और बी क्या है, ये नदी का किनारा है। देखिए ये नदी का किनारा है, ठीक है, ये भी नदी का किनारा होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि कुछ दूर चला, चलते चलते यहाँ तक मान लिया आ गया। कितना दूर चला तो ये भी बता दिया, 7√3 मीटर चला, है ना, 7√3 मीटर दूर चला। और उसके बाद ये फिर क्या करता है, देखता है, किसको देखता है, तो पेड़ के निचले सिरे को देखता है। तो पेड़ के निचले सिरों को देखता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, तो बताया कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन गया है जिसमें कि ए बी बराबर क्या है, नदी का चौड़ाई। हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए लिखा है नदी की चौड़ाई निकालो, नदी की चौड़ाई बराबर वाट, ठीक है। अच्छा, बी सी, मान लिया ये सी बिंदु है, तो बी सी जो है कितना है, 7√3, ठीक, मीटर। ये आधार का काम करेगा, ठीक। एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए हमें अगर लंब निकालना हो, ठीक है, तो ए बी यहाँ लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो लंब और आधार 10 में आता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या होगा, लंब बराबर ए बी होगा, बराबर वाट मालूम नहीं। आधार क्या होगा, आधार बराबर बी सी बराबर 7√3 मीटर दिया है, ठीक है। चूँकि 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब डिवाइडेड बाय आधार, ठीक है। 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/1 इजकल टू ए बी। ए बी का मान तो हमको निकालना है और बी सी के जगह पे 7√3 आपको निकालना, बैठा देना है, ठीक है। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 7 × √3 ठीक है। √3 कितना होता है ये आपको बखूबी पता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 21 मीटर। तो अब देखिए आप आंसर, अब आंसर ढूंढिए यहाँ पे, कहाँ पे आपको 21 मिल रहा है। देखिए ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में आपको 21 मिल गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका बी होगा सही ऑप्शन। क्लियर, तो बना लिए हैं आप इस सवाल को भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ओ केंद्र वाले वृत्त का एक बाहरी बिंदु P है, ठीक। OP को मिलाने के बाद P बिंदु से एक जोड़ी स्पर्शक खींचने के लिए अगला चरण क्या होगा। देखो देखिए यहाँ पे कि कोई भी वृत्त का स्पर्शक जब हम खींचते हैं तो सबसे पहले जो इसका बाहरी पॉइंट है, ठीक है, वो बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त का एक बाहर में बिंदु P है, तो सबसे पहले OP को मिला दिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका जब P बिंदु से एक जोड़ी स्पर्शक जब खींचेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, OP को समद्विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। तो OP को जो समद्विभाजित करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए कहीं लिखा है कि OP को समद्विभाजित करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, OP को समद्विभाजित करना पड़ेगा, तो आंसर तो मिल गया आपका, ठीक है। OP को क्या किए, समद्विभाजित करना पड़ा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब आपका क्वेश्चन आ गया है 27, ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC का, तो BC और EF संगत भुजाएं भी है। तो EF बराबर अगर 8 सेंटीमीटर है, EF बराबर अगर 8 सेंटीमीटर है तो DEF का परिसीमा कितना होगा। तो देखिए इसके लिए भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। एक फिगर बनाइए ABC, और दूसरा चूंकि ये दोनों समरूप है इसलिए एक जैसा ही बनना चाहिए, ABC। यहाँ देखिए बता दिया कि EF बराबर एक मिनट, यहाँ पे देखिए BC और EF
इसका मतलब आपको ई एफ यहाँ पे झट से ले लेना पड़ेगा, क्योंकि बी सी और ई एफ क्या है, दोनों संगत भुजाएं हैं। तो ई एफ उसके बाद क्या है, त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, तो इसका मतलब डी आपको ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया क्या क्या है, ए बी को लिया है 9 सेंटीमीटर ले लिए हैं, अब बी सी को लिया है 6 सेंटीमीटर ले लिए हैं, और सी ए को लिया है 7.5 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें कोई एक भुजा ही दिया हुआ है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब आपको जब तक कि ई डी और डी एफ नहीं निकालेंगे तब तक आप इसका परिसीमा कैसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसका परिसीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। जब भी समरूप होता है तो इसका रेशियो क्या होता है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी समरूप त्रिभुज मिले तो ये रेशियो होता है दोनों त्रिभुज के भुजाओं में। ठीक है, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, मतलब अनुपात बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो जो मान है आप बैठाते जाइए, ए बी के जगह पे 9 बैठाते हैं। ठीक है, तो डी के जगह पे हमें कुछ नहीं मिला है तो कुछ मत बैठाइए, डी लिख दीजिए। बी सी के जगह पे कितना मिला है, 6 सेंटीमीटर मिला है ना, बी सी की जगह पे कितना मिला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 बैठाइए। ई एफ के जगह पे कुछ मिला है क्या, ई एफ के जगह पे 8 मिल गया तो 8 बैठा दीजिए। और ए सी के जगह पे कुछ है, हाँ है 7.5। डी एफ के जगह पे कुछ है क्या, नहीं है। अब देखिए एक एक करके तुलना करिए, लिखेंगे चूँकि 9 बाई डी ई इजकल टू 6 बाई 8। ठीक है, अब इसको अगर काट लें तो 3 3 9, और इसको अगर काट लें तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए डी ई का मान कितना मिल गया, क्रॉस गुना करिए 12 मिल गया। ठीक, 12 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए डी ई का मान मिल गया, डी ई का मान मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिए। अब डी एफ आपको निकालना है तो किसके किसके बीच में तुलना करना पड़ेगा, चूँकि 7.5 बाई डी एफ बराबर 6 बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर इसको 3 से काटना, 7 5 12, 3 से काटना चाहते हैं तो काट लीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, कट गया। अब इसको भी काट लीजिए 4 से। अब बताइए डी एफ बराबर आपको क्या मिला, क्रॉस गुना करिए, 4 गुना 2.5, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी डी एफ बराबर आपको मिल गया कितना, 4 5 20 का 0 बाकी 1, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी 10 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो डी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए बताइए त्रिभुज डी ई एफ का क्या निकालना है, क्या निकालना है, परिसीमा निकालना है। ठीक है, तो परिसीमा निकालिए। परिसीमा कैसे निकालेंगे, जोड़ दीजिए सारे भुजाओं को, 12 + 10 + 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 20 10 30 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि 30 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है। देखिए ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में नहीं है, सी नंबर में नहीं है, देखिए डी नंबर में आपका 30 सेंटीमीटर मिल गया है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। हाँ, अब चलते हैं 28। 3 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो तीनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने से क्या बनते हैं, समकोण त्रिभुज बन जाता है, एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, या एक समरूप त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 वृत्त बोला एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो चलिए और तीनों क्या है, बराबर वृत्त है, हम स्पर्श करा दिए हैं तीनों को। अब यहाँ देखिए सबका केंद्र को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज बनता है। तो यहाँ देखिए अगर इसका अर्धव्यास r है तो इसका भी अर्धव्यास r होगा, इसका अर्धव्यास r है तो इसका भी अर्धव्यास r होगा, इसका अर्धव्यास r है, इसका अर्धव्यास r। तो अब बताइए कि अगर ए बी सी जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं की लंबाई कितना हुआ, ए बी सी में ए बी बराबर कितना हुआ, r + r बराबर 2r,
बी सी बराबर कितना हुआ, आर प्लस आर बराबर 2r, और सी ए बराबर भी क्या हुआ, आर प्लस आर बराबर 2r, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होगा, कहाँ है समबाहु त्रिभुज, ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं। घबराने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वीडियो को शांतिपूर्वक आप देखिए, ठीक है, तभी आप कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार देखिए, लेकिन देखिए, जब देखेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए 29, यदि समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो तो दो मूल बराबर, अगर इसका दोनों मूल बराबर हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ध्यान दीजिए आप, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे पहले आप प्रदत्त समीकरण लिखिए। प्रदत्त समीकरण क्या मिला, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0। ए बराबर बताइए क्या है यहाँ पर, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखते हैं, उसके बाद प्लस, प्लस नहीं, बी बराबर क्या होगा, 2m सी एक्स छोड़ दीजिए, 2m सी, अब प्लस, प्लस नहीं, सी बराबर क्या होगा, ए बी सी सबसे पहले लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लिए हैं, ए बी सी तीनों का मान लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये समीकरण का मूल बराबर है, लिखेंगे इस समीकरण का मूल समान है। अब देखिए मूल अगर समान है तो एक सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, इसलिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और b के जगह पर आपको क्या बैठाना है, तो 2mc इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और c के जगह पर क्या है वो भी लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सो देखिए इसको 4m स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस m से गुना करिए तो m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस गुना कर दिए हैं बराबर 0। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, अब फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है क्या, काट देंगे, क्या क्या कट रहा है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, कट गया ना। अब देखिए आप इसको उतारिए बढ़िया से, तो क्या क्या उतारें, यहाँ देखिए 4a स्क्वायर अब प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर और बराबर के उधर 4c स्क्वायर को ले जाइए तो क्या होगा 4c स्क्वायर, ठीक है, 4c स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आया 4c स्क्वायर, और यहाँ पे एक देखिए कि यहाँ पे जब 4 हुआ यहाँ भी 4 हुआ तो यहाँ भी तो 4 होगा, ठीक है, जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ 4 जब है तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 ऐसे काट सकते हैं, अब जब काट देंगे तो c स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला, यहाँ देखिए आपको मिला ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। अब c स्क्वायर बराबर यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा है क्या,
तो देखिए देखिए ध्यान से आप ऑप्शन को, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ ए एम बराबर सी एम। तो देखिए ध्यान से आप सी नंबर का ऑप्शन देखिए, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही मिल गया है? तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मिल गया है। क्लियर? तो आप देख लिए हैं कि इसका ऑप्शन सी मिला। अब देखिए त्रिभुज के अंतःवृत्त के निर्माण में पहला चरण क्या है? अंतःकोणों का समद्विभाजक खींचना, भुजाओं का समद्विभाजक खींचना। देखिए ये भुजाओं का समद्विभाजक खींचेंगे तो परिवृत्त बनेगा, भुजाओं के लंबवत समद्विभाजक खींचना लंबवृत्त मिलेगा, और बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये सब कुछ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बोला अंतःवृत्त, अंतःवृत्त में हमेशा याद रखिए कि अंतःकोणों का समद्विभाजक ही हम लोग खींचते हैं। अंतःवृत्त आपको बनाना है तो इस कोण का समद्विभाजक करेंगे, कोण को समद्विभाजित करेंगे, इस कोण को समद्विभाजित करेंगे, और दोनों जहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट में, ठीक है, वहाँ से लंब डालिए, लंब डालने के बाद क्या करिए आप एक अंतःवृत्त बना दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोणों का समद्विभाजक खींचने से ही हमें क्या मिल जाता है? अंतःवृत्त मिल जाता है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपके सामने है क्वेश्चन 31 यानी 31। एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण ABC 90 डिग्री, BD लंब AC, यदि AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर और CD बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज को हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा रहा है कि ABC 90 डिग्री। अगर ABC हम एक को ले लिए त्रिभुज, तो B कोण जो है शीर्ष कोण अगर मानते हैं तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि कोण BD लंब AC पर खींचे हैं, तो BD लंब इसका मतलब B से एक लंब खींचा गया है और AC पर खींचा गया है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति जब भी आता है तो ये दोनों समरूप त्रिभुज बनता है, ऐसा आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे दिया है 5.7 सेंटीमीटर, BD कितना दिया है तो 3.8 सेंटीमीटर, और CD कितना दिया है तो CD कौन सा है? यही है CD बराबर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दिया है तो हमको मान किसका निकालने के लिए कह रहा है? BC का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब भी किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से उसके कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो वो समरूप त्रिभुज में विभक्त कर देता है, अर्थात जो मूल त्रिभुज है और जो नए दो त्रिभुज का निर्माण होते हैं तो नए त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हो जाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC त्रिभुज किसमें? ABC में, ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और BD लंब क्या है? BD लंब है AC पर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं त्रिभुज ABC। यानी ये जो मूल त्रिभुज है ABC और जो छोटा त्रिभुज बना है BAD, दोनों क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब जब समरूप त्रिभुज होता है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो बताइए इसका भुजा जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो क्या क्या है? इसलिए AB डिवाइडेड बाय BC, हमको BC का मतलब निकालना है, तो इसलिए AB बटे BC लेते हैं। तो AB जो है भुजा, उसके AB भुजा 90 डिग्री के सामने का भुजा है, तो हम लोग इसका 90 डिग्री के सामने वाला, छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, तो बड़ा वाला त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लेंगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो AB बटे BC बराबर, तो AB के जगह पर AB है किसके सामने का? बड़ा त्रिभुज में अगर देखें तो C के सामने का भुजा है, तो इसमें जो है लेना पड़ेगा आपको ये, चूँकि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाता है, इसलिए इस एंगल के सामने वाला भुजा लेना पड़ेगा, यानी AD लेना पड़ेगा।
और डिवाइडेड बाय दूसरा हम BC लिए हैं, तो ये कोण के सामने वाला भुजा लिए हैं बड़ा त्रिभुज में BC, तो छोटा त्रिभुज में इस त्रिभुज के सामने वाला भुजा कौन होगा BD, तो यहाँ पे हम BD लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए AB के जगह पे जो मान है वो बैठा दीजिए। AB की जगह पे कितना है 5.7 बैठा दिए। BC के जगह पे कितना है, BC की जगह पे तो है ही नहीं, तो BC ऐसे लिखेंगे। अच्छा AD के जगह पे कितना है, चलिए AD के जगह पे मालूम है क्या, AD के जगह पे नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो देखिए ध्यान से कि ये अगर समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग देखें तो ये आपका आधार है, ये कर्ण है, एक लंब है। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम AD के जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5.7 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और अंडर रूट भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक, अब BD के जगह पे क्या होगा वो देख लीजिए। BD के जगह पे आपका 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.8 लिख दिया। अब क्रॉस गुना जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC इंटू अंडर रूट 5.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आपको मिल जाएगा 5.7 इंटू 3.8। ठीक है, इसलिए BC बराबर आपको मिल जाएगा 5.7 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.8 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसका मान जब आप बैठाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा 21.66 मिलेगा। ठीक है, और इसको A प्लस बी A माइनस बी में तोड़ करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 4.24। ठीक है, आप करके देख लेंगे। और अब इसको जब भाग देंगे, ठीक है, इसको अगर भाग देंगे आप तो इसका मान आपको मिलने वाला है 5.1 लगभग मिलने वाला है। ठीक है, तो 5.1 सेंटीमीटर लंबाई। अब आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन में कहाँ है 7.8, 8.7, 8 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर, तो आपको तो कहीं नहीं मिला। तो कहीं नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो ज़्यादातर संभावना है 8.1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो सकता है 5.1 हो। ठीक है, तो जो भी हो हमारा आंसर क्या निकला 5.1, और यही क्या है इसका आंसर है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 में देखिए आप, यहाँ पे कहता है कि बारंबारता बटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। बंटन x चर राशि है, आवृत्ति दिया हुआ है, क्रमयोग आवृत्ति हमने निकाल लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 दिया है, इसका चर मान 12 दिया, 16 दिया, 20 दिया, 23 दिया। ठीक है, आवृत्ति दिया है। तो अगर क्रमयोग आवृत्ति निकालेंगे fx तो उसमें क्या करना पड़ेगा, x को आवृत्ति यानी f, इसको f बोलते हैं, तो f और x को मल्टीप्लाई करके क्रमयोग आवृत्ति निकालेंगे 35 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 128 आएगा, 80 आएगा 100। ठीक है, आप इसको जोड़ लेंगे, इसको कहते हैं EFX और इसको EF यानी इसका योग आवृत्ति का योग को EF और क्रमयोग या आवृत्ति के योग को EFX लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मध्यक है ये इसका निकालने के लिए क्या कहा गया है कि इसका आपको निकालना है, ये मध्यक निकालना है। ठीक है, तो मध्यक नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं माध्य बोलते हैं, मध्यक नहीं बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक है, माध्य। तो माध्य बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f इजकल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा आपको आ गया कितना 430 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 काटिए, 43/3। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको कहीं मिला है क्या 43/3
43/3 आया है, 17/5, 34/3, 71/5 इसका आंसर आ गया। कितना नंबर में आ गया? ए नंबर में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 33 का है। 33 में क्या है, यदि बहुपद ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² या x² प्लस dx प्लस e का एक गुणनखंड x² - 1 हो तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गौर से। सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया गया है एक गुणनखंड x² - 1 है। ठीक है, तो इतना बराबर 0 होगा, इसलिए x² बराबर 1 और x बराबर √1 और x बराबर ±1। ठीक है, अब ±1 है तो एक बार मान अगर हम इसमें बैठाएं, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 अगर इसमें रखेंगे तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है, का मान कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। इतना बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब इसका मान अगर रखेंगे तो a × 1 का 4 प्लस b × 1 का 3 प्लस c × 1 का स्क्वायर प्लस d × 1 प्लस e बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर 0। ठीक है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, a प्लस b प्लस c प्लस, है ना। जब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, x बराबर -1 रख के भी देखेंगे। रखने पर अब देखिए क्या मिलेगा, a × -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b × -1 का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर होल 4 करेंगे। ठीक है, और फिर c × -1 का स्क्वायर प्लस d × -1 प्लस e बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, a चूँकि यहाँ माइनस में है और सम संख्या में पावर है इसलिए a ही रहेगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए -1 × -1 ये विषम संख्या पावर है -1 पर, इसलिए यहाँ पे आपको -b लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस c धनात्मक आएगा, अब -d आएगा, अब प्लस e बराबर 0। आपको क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको एक जगह रखना है, माइनस वाला को उधर भेज देना है। ठीक है, तो अब बताइए प्लस वाला अगर रखेंगे तो a प्लस c प्लस e बराबर, इसको अगर उधर भेजेंगे तो b प्लस में चल जाएगा और d भी प्लस में चल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा ऑप्शन किस में है। ठीक है, तो a प्लस c प्लस e बराबर b प्लस d। देखिए a नंबर में ही आपका ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो a नंबर में आपका ऑप्शन मिल गया है और इसीलिए तब a आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। क्लियर। अब 33 नंबर भी सवाल आप देख लिए हैं। अब चलते हैं 34 नंबर में। रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है और AP बराबर PB है। A और B के स्थानांक क्रमशः 3 और -4 है और -5 और 2 है, तब P का स्थानांक कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम एक सरल रेखा ले लें A और B, ठीक है, इसमें एक P बिंदु एकदम ठीक मध्य में है, तो ये जो A का स्थानांक है वो 3 और -4 दिया। अब B का स्थानांक कितना दिया है, -5 और 2 दिया है कि नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु का जो सूत्र है, ठीक है, मध्य बिंदु का जो सूत्र है, P का स्थानांक का जो सूत्र है, P का स्थानांक बराबर, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटे 2। यही इसका स्थानांक होता है। ठीक है, तो स्थानांक निकाल के देखते हैं। x1 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, x1 है 3, अब प्लस x2 कितना है, -5 बटे 2। ठीक है, एक स्थानांक ये हुआ। दूसरा स्थानांक बोलिए कितना है,
दूसरा स्थिरांक है y1 y2। y1 कितना है यहाँ पे देख लीजिए, y1 है -4, ठीक है। अब प्लस y2 कितना है देख लीजिए, y2 है 2 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए आएगा आपका -2/2 और इधर भी आ जाएगा -2/2। अब कट के कितना आ जाएगा बताइए आप, आ जाएगा -1 और -1। तो अब ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा -1 कहाँ है। ये देखिए डी नंबर में ऑप्शन आपको मिल रहा है -1, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर। अब देखिए आपका लास्ट सवाल आ गया है, अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बस ये आपका जो एक्टिविटी टास्क आपको मिला है एडेप्टेशन का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है और विकर्ण का लंबाई आपको कितना दिया गया है, d दिया गया है, ठीक है। घन आपको मालूम होना चाहिए कि घन क्या होता है, ठीक है। घन का विकर्ण जो होते हैं इसका सूत्र क्या है, घन का विकर्ण का एक सूत्र होता है √3 गुना 1 भुजा, ठीक है। अगर इसका साइड a माने तो √3 × a होगा। तो दिया क्या क्या है हम देख लेते हैं। दिया गया है कि घन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर s। अब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 6a²। a मतलब यहाँ भुजाओं की लंबाई बराबर s, या a² बराबर यहाँ पर होगा 6a² बराबर यहाँ पर s हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मान है और भी कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे विकर्ण की लंबाई तथा विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, d दिया है। तो विकर्ण होता है √3 गुना a बराबर कितना होगा, d। इसलिए a का मान आप यहाँ पे निकाल लीजिए, d/√3, ठीक। अब a का मान आपको इस समीकरण में रख देना है, ठीक है। 1 नंबर समीकरण जो आपको मिला 6a² बराबर s, लिखेंगे a का मान जो मिला है, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे तो चूँकि 6a² बराबर s आपको मिला है, अब a के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, तो 6 × d/√3, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि a का मान आपने रख दिया बराबर s, या 6 × d² बटे, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा केवल, बराबर s। 3 को काट दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा। अब आपको क्या मिला है, इसलिए 2d² = s। तो क्या ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है क्या, 2d² बराबर s। देखिए 2d² बराबर s है कि नहीं है। अब ये आपका ऑप्शन a नंबर में ही मिल गया, तो a नंबर आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।